हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोग ईथर स्टार्ट किए थे। ईथर का हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग पढ़ चुके थे। विलियमसन सिंथेसिस पढ़ रहे थे। तो विलियमसन सिंथेसिस से रिलेटेड यहाँ एक क्वेश्चन है। एग्जाम में देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, राइट द नेम्स ऑफ रिएजेंट्स एंड इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग ईथर्स बाय विलियमसन सिंथेसिस। मतलब अभी कुछ ईथर दिए हुए रहेंगे, इनको विलियमसन सिंथेसिस से हम लोगों को तैयार करना है। तो उन ईथरों को तैयार करने के लिए हम लोग किस किस रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे, है ना, उसका नाम लिखना है और साथ में इक्वेशन भी लिखना है ना। तो ईथर हमारा कौन कौन सा है? ईथर है हमारा 1-प्रोपॉक्सीप्रोपेन, 1-प्रोपॉक्सीप्रोपेन। नंबर 2 में है इथॉक्सीबेंजीन। नंबर 3 में है 2-मिथॉक्सी-2-मिथाइल-प्रोपेन और 1-मिथॉक्सी-इथेन। ठीक है, तो चलिए एक प्रश्न कैसे बनेगा हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये जो ईथर का नाम लिखा हुआ है, पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, है ना। देखिए हमारा है 1-प्रोपॉक्सीप्रोपेन। ये 1-प्रोपॉक्सी हमारा ये वाला ग्रुप हो गया। यहाँ ऑक्सीजन को थोड़ा पेंसिल से लिखे हुए हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा पूरा प्रोपॉक्सी ग्रुप। 3 कार्बन का चेन है, 1 2 3 प्रोपेन, है ना। नंबर 1 पे लगा हुआ है प्रोपॉक्सी ग्रुप। थोड़ा देर के लिए अगर हम लोग इस ऑक्सीजन को हटा देते हैं, देखिए इस ऑक्सीजन को अगर हम लोग हटा देंगे, है ना, तो हमारे पास 2 अल्काइल ग्रुप दिखाई देगा। विलियमसन सिंथेसिस से ईथर को तैयार करने के लिए हमको 2 चीज़ चाहिए, एक सोडियम अल्कोक्साइड चाहिए और एक अल्काइल हैलाइड चाहिए। मैंने सोडियम अल्कोक्साइड और अल्काइल हैलाइड के बीच में रिएक्शन से क्या बनता है? ईथर। तो हमको इस ईथर को अगर हम लोगों को बनाना है, तो हम सोडियम अल्कोक्साइड और अल्काइल हैलाइड किस प्रकार का लेंगे, ये हम कैसे तय करेंगे वो देखते हैं। संयोग बस इस एग्जाम्पल में, चलिए यहाँ ईथर को लगा देते हैं। इस एग्जाम्पल में ये दोनों का कार्बन का चेन प्राइमरी है, दोनों सेम है। देखिए यहाँ भी 3 कार्बन का चेन है, यहाँ भी 3 कार्बन का चेन, तो इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम एक कार्बन चेन का सोडियम अल्कोक्साइड बनाएंगे और एक कार्बन चेन का हम लोग क्या बनाएंगे? अल्काइल हैलाइड। जैसे चलिए इसका लेते हैं हम लोग सोडियम अल्कोक्साइड, CH3 CH2 CH2, है ना। और दूसरा कार्बन का चेन है CH3 CH2 CH2, दोनों मेरा सेम है। तो एक यहाँ हम लगा देंगे ON, ये सोडियम प्रोपोक्साइड हो गया। और यहाँ पर हम लोग क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी लगा सकते हैं, चलिए ब्रोमीन लगा दिए, यहाँ प्लस कर देंगे। तो इन दोनों के रिएक्शन से मेरा ये कंपाउंड बन जाएगा, NaBr बाहर निकल जाएगा और ये दोनों कार्बन का चेन इस प्रकार से जुड़ जाएगा। इसका नाम होगा सोडियम प्रोपोक्साइड और इसका नाम होगा, नेम लिखने बोल रहा है, शायद आईपीएक नेम नहीं बोल रहा था, है ना। तो नेम हम लोग ओल्ड नेम आईपीएक नेम कुछ भी ले सकते हैं। इसका नाम होगा नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। इस प्रकार से रीएजेंट का नाम भी हो गया और देखिए इक्वेशन भी लिखा गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में जो ईथर था, ये हमारा इथॉक्सी बेंजीन। देखिए ये हो गया इथॉक्सी, यहाँ ऑक्सीजन लगा हुआ है ना। ये इथॉक्सी है, ये बेंजीन है, इथॉक्सी बेंजीन। अगर हम लोगों को विलियमसन सिंथेसिस से एरोमेटिक ईथर बनाना है तो हमेशा सोडियम फिनोक्साइड का इस्तेमाल करना है। कल का थ्योरी आप लोग पढ़ के देखिएगा कि फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक ईथर बाय विलियमसन सिंथेसिस सोडियम फिनोक्साइड इज ट्रीटेड विद अल्काइल हैलाइड। तो हमको सोडियम फिनोक्साइड लेना है। मैंने यहाँ भी देखिए 2 कार्बन का चेन है, एक कार्बन का चेन हो गया हमारा बेंजीन, एक कार्बन का चेन हमारा बेंजीन हो गया और एक कार्बन का चेन, ये 2 कार्बन का चेन हो गया CH3 CH2। तो इसका हम लोग लेंगे सोडियम फिनोक्साइड बनाएंगे, इसका यहाँ ONA लगा देंगे। अगर यहाँ ONA लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे क्लोरीन तो रिएक्शन नहीं होगा। इसका नाम होगा सोडियम फिनोक्साइड और यहाँ फिर हम लोग क्लोरीन या ब्रोमीन कुछ भी लगा सकते हैं। इसका नाम होगा इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो इस प्रकार से रिएजेंट का नाम भी हो गया और इक्वेशन भी लिखा गया। अभी हमको इस ईथर को बनाना है, इसका नाम है 2-मिथॉक्सी-2-मिथाइल-प्रोपेन। इसका स्ट्रक्चर देखिए इस प्रकार से भी बन सकता है। अगर हम लोग रफ में बनाते हैं स्ट्रक्चर, तो 2-मिथॉक्सी-2-मिथाइल-प्रोपेन, तो प्रोपेन का मतलब हो गया 3 कार्बन, 1 2 नंबर पे लगाना है देखिए मिथॉक्सी और 2 नंबर पे लगाना है मिथाइल। बॉन्ड पूरा कर देंगे, है ना। हम लोग स्ट्रक्चर बनाते समय इस CH3 को यहाँ लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है, देखिए 3 कार्बन का चेन हो गया, 2 नंबर पे लगा हुआ है मिथॉक्सी और 2 नंबर पे मिथाइल लगा हुआ ये प्रोपेन। अगर यहाँ ऑक्सीजन को हम लोग हटाते हैं तो देखिए 2 अलग अलग अल्काइल ग्रुप है, लेकिन इसी कार्बन से जुड़ा हुआ था ऑक्सीजन से। ये कार्बन हमारा टर्सरी है,
जिसको टर्सरी अल्काइल ग्रुप बोलेंगे, और ये कार्बन हमारा क्या है, प्राइमरी। तो आप लोग को याद होगा कि विलियमसन सिंथेसिस से ईथर को बनाते समय लिया गया अल्काइल हैलाइड हमेशा प्राइमरी होना चाहिए। तो जो मेरा प्राइमरी कार्बन का चेन है, इससे हम लोग क्या बनाएंगे, अल्काइल हैलाइड। और ये जो टर्सरी कार्बन का चेन है, CH3C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर बॉन्ड खाली, तो ये जो मेरा 3 डिग्री कार्बन का चेन है, इसका हम लोग सोडियम अल्कोक्साइड बनाएंगे। और ये जो मेरा प्राइमरी अल्काइल ग्रुप है, इससे हम लोग हैलाइड बनाएंगे। यहाँ क्लोरीन से ब्रोमीन लगा देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड। इसका नाम क्या होगा, सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, और इसका नाम होगा मिथाइल क्लोराइड। इस प्रकार रिएजेंट का नाम हो गया, और ये मेरा इक्वेशन भी लिखा गया। लास्ट एग्जांपल हमारा था 1-मिथॉक्सी-इथेन। लास्ट एग्जांपल क्या है हमारा, 1-मिथॉक्सी-इथेन। देखिए ऑक्सीजन है, फिर यहाँ ऑक्सीजन को अगर हटाएंगे तो देखिए 2 अलग अलग कार्बन का चेन दिखाई दे रहा है। अब ये कार्बन भी हमारा प्राइमरी है और ये कार्बन भी हमारा प्राइमरी है। अब दोनों हमारा प्राइमरी है, तो अगर दोनों कार्बन का चेन प्राइमरी रहेगा, तो जो छोटा वाला कार्बन का चेन रहेगा, इसका बनाएंगे हम लोग हलाइड। तो ये छोटा वाला कार्बन का चेन का हम लोग क्या बनाएंगे, हलाइड। और ये जो बड़ा वाला कार्बन का चेन है CH3CH2, इससे हम लोग क्या बनाएंगे, अल्कोक्साइड। इसका नाम हो जाएगा सोडियम इथोक्साइड, और इसका नाम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। इस प्रकार रिएजेंट का नाम भी हो गया और इक्वेशन भी लिखा गया। तो इस प्रकार से सवाल पूछेगा। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोगों को लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं रटना था, है ना। अगर हम लोग ईथर का स्ट्रक्चर सही बना लेंगे, फिर हमको देखना है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है वो किस प्रकार का अल्काइल ग्रुप है। अगर एक तरफ बेंजीन का रिंग रहेगा तो सोडियम फेनोक्साइड का हमेशा हम लोग यूज करेंगे, लेकिन अगर दोनों तरफ कार्बन का चेन अल्काइल ग्रुप रहेगा, बेंजीन का रिंग नहीं रहेगा, तो जो हमारा प्राइमरी कार्बन का चेन रहेगा उसका हम लोग बनाएंगे हलाइड, और जो सेकेंडरी या टर्सरी कार्बन का चेन होगा उसका हम लोग क्या बनाएंगे, सोडियम अल्कोक्साइड, है ना। इस तरह से ईथर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग को यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, है ना। फिजिकल स्टेट, लोअर ईथर्स जैसे डायमिथाइल ईथर, मिथाइल इथाइल ईथर आर गैसेस, वाइल हायर ईथर्स आर वोलेटाइल लिक्विड्स। मतलब जो कम कार्बन के ईथर होंगे वो गैसेस अवस्था में पाए जाएंगे, और ज़्यादा कार्बन के जो ईथर होंगे लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड का मतलब हो गया वाष्पशील लिक्विड। कार्बन का संख्या और बढ़ेगा, मतलब मास और बढ़ेगा, तो फिर वो सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नंबर 2 है सॉल्युबिलिटी। ईथर्स आर हेवियर देन वाटर। ईथर जो होते हैं वो पानी से भारी होते हैं, एंड हेंस, और इसलिए स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में अल्प घुलनशील होते हैं, बट फ्रीली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। लेकिन जो कार्बनिक घोलक हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं, जैसे बेंजीन में, अल्कोहल में, एसीटोन में, ये आसानी से घुल जाएंगे। आप लोग को अल्कोहल का सॉल्बिलिटी याद होगा। अल्कोहल के सॉल्बिलिटी में पढ़ाए थे कि 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन तक के जो अल्कोहल होते हैं वो पानी में आसानी से घुल जाते हैं, क्योंकि वो वाटर के साथ बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन उसके बाद अल्कोहल का पानी में घुलने की क्षमता घटता है, क्योंकि अल्कोहल का मास बढ़ने से उसके कार्बन के चेन का साइज बढ़ेगा, और कार्बन का चेन हाइड्रोफोबिक होता है, पानी से डरने वाला। तो ईथर भी, ये हमारा हो गया पहला ईथर। पहला ईथर का मास ज़्यादा होता है, देखिए CH3O CH3, ये ईथर परिवार का पहला मेंबर हो गया, 2 कार्बन का है। ये हो गया दूसरा मेंबर, देखिए 3 कार्बन का है। तो यहाँ तक का ईथर पानी में हल्का फुल्का घुल जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा अगर ईथर का मास बढ़ेगा, अपने कार्बन की संख्या बढ़ाएंगे, तो पानी में घुलने की क्षमता क्या होगा, घटेगा, क्योंकि ईथर भी भारी होता है इसीलिए। लेकिन ईथर हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और बेंजीन अल्कोहल भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो इसलिए लाइक डिजॉल्व्स लाइक, एक कहावत है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब एक गुण वाला कंपाउंड अपने ही गुण वाले दूसरे कंपाउंड में आराम से घुल जाएगा। तो चूंकि ईथर हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है और बेंजीन और अल्कोहल भी ऑर्गेनिक पदार्थ है, इसलिए ईथर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आराम से घुलेगा। तीसरा पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मोलिकुलर मास। ये लाइन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में लागू होता है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। अगर 2 कार्बन का ईथर है, 3 कार्बन का ईथर है, 4 कार्बन का ईथर है, तो ईथर का मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इसी क्रम में बढ़ेगा। हाउएवर, यद्यपि ईथर्स हैव मच लोअर बॉइलिंग पॉइंट दैन आइसोमेरिक अल्कोहल्स, है ना। लेकिन ईथरों के पास
आइसोमेरिक अल्कोहल, आइसोमेरिक अल्कोहल यहीं से लिखे हैं क्योंकि ईथर और अल्कोहल एक दूसरे का आइसोमर होते हैं। अगर हम 2 कार्बन का ईथर बनाएंगे, 2 कार्बन का अल्कोहल बनाएंगे, दोनों का मास सेम आएगा, लेकिन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं आएगा। ईथर का बॉइलिंग पॉइंट होता है मच लोअर। क्यों होता है मच लोअर अल्कोहल की तुलना में? ड्यू टू लैक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ईथर के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा 2 कार्बन का अल्कोहल है और देखिए 2 कार्बन का ईथर है। दोनों का फॉर्मूला सेम होगा, दोनों के पास 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, अर्थात दोनों का मास बराबर है। लेकिन देखिए यहाँ अल्कोहल का मॉलिक्यूल, अल्कोहल का 1 मॉलिक्यूल, अल्कोहल का 2 मॉलिक्यूल, अल्कोहल का 3 मॉलिक्यूल, यहाँ पर बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, लेकिन ये ईथर का 1 मॉलिक्यूल हुआ, ये ईथर का दूसरा मॉलिक्यूल हो गया CH3O CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड तभी बनेगा जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ रहेगा या फ्लोरीन से जुड़ा हुआ रहेगा या फिर नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ रहेगा, तभी यह हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएंगे। लेकिन ईथर में जितना भी हाइड्रोजन है वो सब किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से। ईथर में सारे के सारे हाइड्रोजन कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसलिए ईथर के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता। यही वजह है कि अल्कोहल और ईथर का मास बराबर होने के बावजूद भी ईथर का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल की तुलना में बहुत ही ज़्यादा कम होता है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर की तुलना में ज़्यादा होता है। हम लोग अल्कोहल में भी इस बात को चर्चा की है, आप पीछे थ्योरी देखिएगा, है ना। अब शुरू होता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। अब हम ईथर के रासायनिक गुणों की चर्चा करेंगे। रिएक्शन विद हाइड्रोजन हलाइड, है ना, हाइड्रोजन हलाइड के साथ रिएक्शन, तो हम लोग यहाँ पर जनरली HI का इस्तेमाल करेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड का। अगर हम यहाँ पर लैंग्वेज आप लोग को HI के साथ लिखाए हैं तो एग्जाम में भी आप लोग का HI के साथ ही आएगा। When an ether is heated with HI, alcohol and alkyl iodide are formed। जब हम ईथर को HI के साथ हीट करेंगे तो अल्कोहल बनेगा और अल्काइल आयोडाइड बनेगा, अल्कोहल बनेगा और अल्काइल आयोडाइड। लेकिन इफ़ HI इज प्रेजेंट इन एक्सेस, लेकिन अगर हम लोग हाइड्रोजन आयोडाइड को प्रचुर मात्रा में अगर यूज करेंगे तो द अल्कोहल फॉर्म इज फर्दर ट्रांसफॉर्म इनटू अल्काइल आयोडाइड। तो जो अल्कोहल मेरा बना हुआ है वो फिर से परिवर्तित हो जाएगा किसमें? अल्काइल आयोडाइड में। मतलब इसको हम इस प्रकार समझाते हैं यहाँ पर, जैसे हम लोग सिमेट्रिकल ईथर भी ले रहे हैं, ठीक है। सिमेट्रिकल ईथर मतलब दोनों तरफ कार्बन का संख्या हम लोग क्या रखेंगे? सेम। देखिए CH3 CH2O CH2 CH3, इसका नाम होगा डाई इथाइल ईथर। अभी अगर इसको हम लोग HI के साथ कराएंगे रिएक्शन तो हम लोग किधर भी ऑक्सीजन के बाएं साइड या ऑक्सीजन के दाहिने साइड, इन दोनों में से एक साइड किधर भी बॉन्ड को तोड़ेंगे हम लोग, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन का संख्या सेम है तो बॉन्ड हम कहीं भी तोड़ सकते हैं। चलिए हम बॉन्ड को यहाँ पे तोड़ दिए, है ना, ये बॉन्ड टूटने का दागे लगाए हैं हम लोग। तो क्या रह गया मेरा यहाँ पर? CH3 CH2O और यहाँ पर बच गया हमारा CH3, इधर से लिख रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर हम लोग H लगा देंगे, यहाँ पर क्या लगा देंगे? आयोडीन। देखिए ये मेरा अल्कोहल बन गया, अल्कोहल, और ये मेरा बन गया अल्काइल आयोडाइड, हालांकि इसका नाम होगा यहाँ पर इथाइल आयोडाइड, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग HI को ज़्यादा मात्रा में लेंगे, अगर HI को अगर हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो ये जो अल्कोहल बन चुका है ये फिर HI के साथ प्रतिक्रिया कर जाएगा। मतलब CH3 CH2OH, ये जो हमारा अल्कोहल बना हुआ है ये HI के साथ फिर रिएक्ट कर जाएगा, है ना, और यहाँ से मेरा वाटर बाहर निकल जाएगा और फिर से बन जाएगा CH3 CH2I प्लस H2O। तो ये रिएक्शन तब होगा जब हम लोग HI को प्रचुर मात्रा में लेंगे। अगर हम लोग HI को कम मात्रा में लेंगे तो मेरा अल्कोहल और अल्काइल आयोडाइड बनाएगा। लेकिन अगर हम HI को ज़्यादा मात्रा में यूज करेंगे तो जो अल्कोहल मेरा बन चुका था वो फिर HI के साथ प्रतिक्रिया करके उसको अल्काइल आयोडाइड और वाटर में कन्वर्ट कर देगा। इसका मैकेनिज्म भी हम लोग का NCERT में लिखा हुआ है, नोट्स में भी आप लोग को हम इसका मैकेनिज्म लिखाए हुए हैं, तो रफ में इसका मैकेनिज्म हम आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं, है ना। देखिए रिएक्शन कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग इसको मान लेते हैं नंबर 1, इसको मान लेते हैं नंबर 2। पहले हम नंबर 1 का मैकेनिज्म समझाते हैं। सबसे पहले क्या होगा, देखिए अल्कोहल का मॉलिक्यूल है CH3 CH2 यहाँ O, हम सुविधानुसार लिख रहे हैं, इसको हम मुड़ा के लिखें जानबूझ करके, और ये हमारा HI है, यहाँ पर 3 लोन पेयर होता है HI के पास। मैकेनिज्म लिखते समय हम लोग लोन पेयर को दिखाते हैं। पहला स्टेप में क्या होगा,
पहला स्टेप में होगा क्या कि ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा और ये H अटैक करेगा इस लोन पेयर के पास। तो क्या होगा यहाँ रिएक्शन, CH3 CH2O, है ना। यहाँ ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, यहाँ पर CH2 है, CH3 है और यहाँ H और ये I है ना। HI के पास बॉन्ड था, यहाँ पर 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर है। हम लोग इसको यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो जब इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो ये बॉन्ड क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा और ये लोन पेयर के रूप में आ जाएगा आयोडीन के पास और यहाँ आएगा माइनस, यहाँ क्या आएगा प्लस। अब H प्लस अटैक करेगा इस लोन पेयर के पास, चूँकि प्लस माइनस को चाहता है। अब ये जो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है जिसको मिटा दे रहे हैं, ये हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा। जब यहाँ बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन पे आएगा प्लस चार्ज और यहाँ पर क्या आएगा माइनस चार्ज, चूँकि इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ये दिया ऑक्सीजन, तो देने वाला पे प्लस, जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा उस पर माइनस, तो हाइड्रोजन का ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब देखिए ऑक्सीजन के पास क्या रह गया, प्लस चार्ज, यहाँ पर 1 लोन पेयर है, अब यहाँ प्लस चार्ज है। अब ये जो मेरा आयोडाइड आयन है ये अटैक करेगा, चाहे तो इस कार्बन पे अटैक करेगा या तो इस कार्बन पे अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर यहाँ पर देखिए प्लस चार्ज है, ये प्लस अपने पास रखना पसंद नहीं करेगा। प्लस को हटाने के लिए इस बॉन्ड को अपने पास शिफ्ट करेगा, चाहे इस बॉन्ड को अपने पास शिफ्ट करेगा। चूँकि हम लोग सिमेट्रिकल लिए हैं, दोनों कार्बन हमारा एक जैसा है, इस कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन CH3 लगा हुआ है और इस कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन CH3 लगा हुआ है। तो ये आयोडाइड आयन चाहे यहाँ अटैक करेगा चाहे यहाँ अटैक करेगा। उस कार्बन पे प्लस चार्ज है। कैसे है प्लस चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होता है, इस बॉन्ड पेयर को अपने पास खींच के रखेगा, जिससे यहाँ डेल्टा माइनस और यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा, डेल्टा प्लस, और यहाँ पर भी डेल्टा प्लस देगा। तो ये माइनस प्लस के चक्कर में इस कार्बन पे चाहे इस कार्बन पे अटैक करेगा। जिस कार्बन पे भीड़ भाड़ कम रहेगा वहाँ अटैक करेगा, लेकिन चूंकि दोनों कार्बन हमारा एक जैसा है तो कहीं भी अटैक कर सकता है। तो अगला स्टेप को हम इस प्रकार से दिखाएंगे। देखिए ये आयोडाइड आयन है, लेकिन यहाँ पर जो अटैक है वो SN2 तरीके से होगा, क्योंकि ये कार्बन भी हमारा प्राइमरी है। अगर इस बॉन्ड को हम पहले तोड़ देंगे, है ना, पहले बॉन्ड टूटेगा और बाद में अगर ये अटैक करेगा, उसको हम लोग SN1 बोलते हैं, जिसमें बॉन्ड पहले टूटता है बाद में बॉन्ड बनता है, वो SN1 मैकेनिज्म है। और जिसमें बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना एक साथ होता है वो SN2 मैकेनिज्म होता है। तो अगर हम बॉन्ड को पहले तोड़ देंगे तो कार्बन पे पूरी प्लस चार्ज डेवलप कर जाएगा और ये 1 डिग्री कार्बोनियम आयन बन जाएगा। चूँकि 1 डिग्री कार्बोनियम आयन लेस स्टेबल होता है, इसलिए ये बनना पसंद नहीं करेगा। अर्थात ये घटना SN1 तरीके से नहीं बल्कि SN2 तरीके से होगा। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड का टूटना और ऑक्सीजन और आयोडीन का इस कार्बन के साथ बॉन्ड का बनना दोनों एक साथ संपन्न होगा। एक बार फिर से, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड का टूटना और कार्बन और आयोडीन के साथ बॉन्ड का बनना एक साथ संपन्न होगा। तो चलिए हम इस कार्बन को लिखने जा रहे हैं। देखिए ये कार्बन हो गया, कार्बन पे होता है 4 बॉन्ड, है ना। इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, 1 हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, और इसी कार्बन पे CH3 लगा हुआ है। और इसी कार्बन पे आगे क्या लगा हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन पे फिर क्या लगा हुआ है, CH2, और फिर लगा हुआ है CH3। H को हम यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं, यहाँ लोन पेयर, यहाँ प्लस चार्ज है ना। अब ये जो आयोडीन है इस कार्बन के पास बैक साइड से अटैक करेगा। कुछ समय के लिए कार्बन के पास 5 बॉन्ड बनेगा, 1 2 3, और ये बॉन्ड भी बना हुआ रहेगा और कार्बन इसके साथ भी बॉन्ड बनाएगा। ये बॉन्ड बन रहा होगा और ये बॉन्ड टूट रहा होगा, मैं धीरे धीरे ये बॉन्ड पूरा इस पर शिफ्ट कर जाएगा। तो हम यहाँ पर एरो पे ऐसे SN2 लिख दिए हैं, है ना। हम ट्रांजिशन स्टेट को नहीं दिखाए हैं, अगर बोलिएगा तो हम यहाँ रफ में ट्रांजिशन स्टेट को दिखा देते हैं। देखिए वो ट्रांजिशन स्टेट किस प्रकार से बनेगा। देखिए ये कार्बन पर अटैक कर रहा है आयोडीन, तो यहाँ पर हम कार्बन बनाएं, इस कार्बन के पास ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड जैसा है वैसे ही रहेगा, H CH3। और देखिए टूटने वाला बॉन्ड हो गया और ये हो गया बनने वाला बॉन्ड, ये हो गया आयोडीन, और ये बॉन्ड टूट रहा है, ये O है, यहाँ H है और इस पर लगा हुआ है CH2 CH3। इस प्रकार का एक ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होगा। देखिए बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना एक साथ हो रहा है। अब धीरे धीरे ये बॉन्ड मेरा पक्का बन जाएगा और ये बॉन्ड मेरा पक्का क्या होगा, टूट जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये आयोडीन रह जाएगा। आयोडीन और कार्बन के साथ यहाँ पर देखिए बॉन्ड दिखाएं, कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, इसको यहाँ H2 लिख दिए और फिर यहाँ CH3। ये बॉन्ड तो हमारा टूट चुका है, यहाँ प्लस कर दिए, ये ऑक्सीजन है ना, यहाँ H लगा हुआ है, यहाँ पर CH2 CH3। जब ये बॉन्ड धीरे धीरे यहाँ शिफ्ट कर जाएगा तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ प्लस पहले से है तो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए मेरा इथाइल आयोडाइड और अल्कोहल बन गया, है ना। ये हो गया नंबर 1 का मैकेनिज्म।
ये हो गया इस रिएक्शन का मैकेनिज्म नंबर 1 का। अब अगर हम लोग HI को प्रचुर मात्रा में लेंगे, HI को अगर हम प्रचुर मात्रा में लेंगे तो फिर इसी प्रकार से घटना घटेगा, है ना। उसका मैकेनिज्म यहाँ पे लिख दे रहे हैं नंबर 2 का। अब फिर क्या होगा, ये जो हमारा अल्कोहल का मॉलिक्यूल है CH3 CH2, यहाँ O यहाँ H, यहाँ 2 लोन पेयर है, इस पर फिर अब HI अटैक करेगा। चूँकि HI हम लोग प्रचुर मात्रा में ले रहे हैं, फिर से वैसी घटना घटेगा। ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करेगा और H फिर यहाँ पर अटैक करेगा। अगर हम डायरेक्ट लिख देने क्या बन जाएगा, सो यहाँ पर CH3 रहेगा, यहाँ CH2 रहेगा, फिर O पे ये H अटैक करेगा, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ H पहले से है, यहाँ लोन पर यहाँ प्लस रह जाएगा, बाहर का निकल जाएगा हम लोग को I माइनस बाहर निकल गया। अब ये I माइनस फिर इस कार्बन पर SN2 तरीके से अटैक करेगा, जैसे कि यहाँ अटैक किया हुआ था, है ना। देखिए इस तरह से अटैक करेगा। थोड़ा यहाँ भी दिखाना। अब ये I माइनस जो है वो इस कार्बन पर अटैक करेगा, तो हम पहले यहाँ पर I माइनस को लिख रहे हैं, फिर इस कार्बन को लिख रहे हैं हम लोग 1 2 3 और 4 बॉन्ड। इस कार्बन पर 2 H है और क्या लगा हुआ है CH3 और आगे लगा हुआ है O, यहाँ H लोन पेयर +4। ये जो मेरा घटना घटेगा वो फिर SN2 तरीके से घटेगा, है ना। ये अटैक करेगा यहाँ पर, मतलब कार्बन और आयोडीन के बीच बॉन्ड का बनना और ये बॉन्ड का टूटना एक साथ संपन्न होगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा आयोडीन और एक आयोडीन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। कार्बन पर देखिए 2 हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड, फिर CH3 भी लगा हुआ है। ये बॉन्ड हमारा टूट जाएगा और ये वाटर के रूप में क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये पूरे रिएक्शन का मैकेनिज्म हो गया, जो कि आपका नोट्स में भी लिखा हुआ है। देखिए नोट कॉपी में सफाई के साथ पूरा मैकेनिज्म लिखा हुआ है ना। वीडियो देखने के बाद ये आप लोग को शायद समझ में आ जाएगा कि पहले ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर रहा है, H यहाँ अटैक कर रहा है ना, फिर I इस कार्बन पर अटैक कर रहा है SN2 तरीके से। ये पूरा मैकेनिज्म लिखा हुआ जो भी आप लोग में समझा रहे थे। अब एक बार 2 बार वीडियो रिपीट कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, है ना। इन केस ऑफ, अब इसी से रिलेटेड है, रिएक्शन विथ HI से ही रिलेटेड है। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर, अभी हम जो ईथर लिए थे वो सिमेट्रिकल था, लेकिन अगर ईथर अनसिमेट्रिकल रहेगा तब बॉन्ड कहाँ टूटेगा। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर्स द बॉन्ड क्लीव्ड का मतलब होता है टूटना, बॉन्ड टूटता है सच दैट, इस प्रकार से कि द अल्काइल आयोडाइड फॉर्म ईच ऑफ स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। मतलब अगर अल्किन हमारा अनसिमेट्रिकल रहेगा तो बॉन्ड इस प्रकार से टूटेगा कि जो अल्काइल आयोडाइड बनेगा वो छोटा अल्काइल ग्रुप का बनेगा। इसको भी एग्जाम्पल समझाते हैं। एग्जाम्पल खैर यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर ये हम लोग लिए हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। देखिए 2 कार्बन का चेन है, इधर 1 कार्बन का चेन है। तो जब HI के साथ कराएंगे रिएक्शन तो बॉन्ड यहाँ भी टूट सकता था, बॉन्ड यहाँ भी टूट सकता था। लेकिन अगर बॉन्ड यहाँ पर टूटेगा, तो मेरा 2 कार्बन का बन जाएगा आयोडाइड और 1 कार्बन का बन जाएगा अल्कोहल। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आयोडाइड जो बनेगा वो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप का बनेगा। तो स्मॉलर ये है, इसलिए बॉन्ड हम लोग इस साइड में तोड़ेंगे। फिर यहाँ पर देखते हैं, है ना, ये भी ईथर हमारा अनसिमेट्रिकल है। इधर 2 कार्बन का चेन है, यहाँ 3 कार्बन का चेन है, दोनों ही प्राइमरी है। तो बॉन्ड को हम कहाँ तोड़ें, जिधर कार्बन का चेन छोटा है उधर हम लोग बॉन्ड तोड़ रहे हैं, जिधर कार्बन का चेन बड़ा है उसका हम लोग अल्कोहल बनाएंगे, छोटा कार्बन चेन का हम लोग क्या बनाएंगे, आयोडाइड। अभी ये जो ईथर लिए हैं उसमें एक तरफ कार्बन 1 डिग्री है और एक तरफ कार्बन क्या है 2 डिग्री। जब ईथर में एक कार्बन का चेन प्राइमरी होगा और एक कार्बन का चेन अगर सेकेंडरी होगा, है ना, तो हम लोग हमेशा प्राइमरी की ओर बॉन्ड तोड़ेंगे। प्राइमरी कार्बन के चेन से हम लोग क्या बनाएंगे, आयोडाइड प्राइमरी वाला से, और सेकेंडरी वाला से क्या बनाएंगे हम लोग, अल्कोहल। इसका वजह भी आप लोग को हम बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके लिए आपको यहाँ एक ही में हम एग्जाम्पल समझाते हैं। देखिए CH3 है, CH2 है, यहाँ O है, यहाँ पर CH3, यहाँ लोन पेयर है। तो पहला स्टेप में क्या होता है कि ये बॉन्ड मेरा टूटेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और H+ अटैक करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, अगर H+ यहाँ पर अटैक करता है, देखिए यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा हाइड्रोजन और यहाँ पर आ जाएगा +4। अब अगला स्टेप में क्या होगा, यहाँ से जो मेरा I- बाहर निकलेगा, अब ये I- या तो इस कार्बन पे अटैक करेगा या तो फिर इस कार्बन पे अटैक करेगा। चलिए दोनों कार्बन को यहाँ बना रहे हैं, ये कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड, ये ऑक्सीजन, और ये कार्बन इस पर भी 4 बॉन्ड। लेकिन इस कार्बन पर 3 H लगा हुआ है, 1 H 2 H 3 H, और इस कार्बन पर 2 H है,
और इस कार्बन पर एक क्या लगा हुआ है CH3 और यहाँ H, यहाँ लोन पेयर, यहाँ प्लस चार्ज है। अब ये जो I माइनस है, ये जो I माइनस है, अब ये हमारा या तो इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है या तो इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है। तो जिस कार्बन पर इसको पहुंचने में आसानी होगा, अर्थात जिस कार्बन पे भीड़ भाड़ कम है, वहाँ पर ये अटैक करना पसंद करेगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, लेकिन यह CH3 ग्रुप है और यहाँ पर H ग्रुप है। मतलब इस कार्बन पर थोड़ा छोटा साइज का ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर एक ग्रुप क्या है, बड़ा साइज का, अर्थात इस कार्बन पे भीड़ भाड़ ज़्यादा है। माने केमिस्ट्री की भाषा में इस कार्बन पर स्टेरिक हिंड्रेंस अधिक है और इस कार्बन पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इसलिए आयोडाइड यहाँ पे अटैक करना पसंद करेगा, यहाँ पे अटैक करना पसंद नहीं करेगा, अर्थात बॉन्ड हमारा यहाँ पे टूटेगा। तो देखिए जो मेरा छोटा कार्बन का चेन है उसका आयोडाइड बन जाएगा और जो बड़ा वाला कार्बन का चेन है उसका क्या बन जाएगा, अल्कोहल। आई बात समझ में? लेकिन केमिस्ट्री में लेकिन बहुत है ना। लेकिन अगर देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ ईथर कंटेन्स अ टर्सरी अल्काइल ग्रुप, लेकिन अगर ईथर में एक अल्काइल ग्रुप क्या रहेगा, टर्सरी, एंड अ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप। मतलब हम ऐसा ईथर लेंगे जिसमें एक तरफ 1 डिग्री कार्बन का चेन हो या 2 डिग्री कार्बन का चेन हो, लेकिन दूसरा साइड कैसा चेन रहेगा, 3 डिग्री। माने ईथर में एक अल्काइल ग्रुप रहेगा 3 डिग्री और दूसरा अल्काइल ग्रुप अगर प्राइमरी और सेकेंडरी रहेगा तो बॉन्ड हमेशा 3 डिग्री की ओर बॉन्ड टूटेगा। मतलब जो मेरा आयोडीन है वो 3 डिग्री की ओर अटैक करेगा, अर्थात टर्सरी आयोडाइड बनेगा। इफ ईथर कंटेन्स अ टर्सरी अल्काइल ग्रुप एंड अ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप, द रिएक्शन विथ HI गिव्स टर्सरी आयोडाइड बाय SN1 रिएक्शन। तो हमको टर्सरी आयोडाइड बनेगा SN1 रिएक्शन के द्वारा, वहाँ SN2 तरीके से काम नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, ये हम लोग ईथर लिए हुए हैं, ईथर का जो कार्बन का चेन है वो प्राइमरी है और ये जो कार्बन का चेन है वो टर्सरी है। तो जब हम HI के साथ कराएंगे रिएक्शन तो बॉन्ड अब टर्सरी की ओर टूटेगा। मैंने आयोडीन 3 डिग्री कार्बन के पास गया और प्राइमरी कार्बन के चेन का यहाँ पर अल्कोहल बन गया, है ना। ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पर जो रिएक्शन है वो SN2 नहीं बल्कि SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। SN1 में क्या होता है, देखिए इसमें इसका भी मैकेनिज्म आप लोग को समझा देते हैं रफ में। CH3C, CH3, यहाँ O और यहाँ पर मान लीजिए CH2 CH3 है। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ 2 लोन पेयर है, सबसे पहले HI टूटेगा H प्लस और I माइनस में, फिर H प्लस यहाँ पे अटैक करेगा। देखिए यहाँ अब अटैक करेगा तो ये ऐसे बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पर लोन पेयर हटा दिए और यहाँ पर आ गया प्लस चार्ज। अब I माइनस अटैक करेगा या तो इस कार्बन पे या तो इस कार्बन पर, लेकिन ये कार्बन हमारा प्राइमरी है तो इस पर जो I जो इस पर अटैक करेगा वो SN2 तरीके से अटैक करेगा। लेकिन इस कार्बन में देखिए बड़ा बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, इसमें भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर घटना SN2 नहीं बल्कि SN1 तरीके से होगा। SN1 में क्या होता है, पहले ये बॉन्ड मेरा टूट जाएगा, है ना, पहले ही ये बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड टूटेगा तो क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ C, CH3, CH3, यहाँ पर आएगा प्लस चार्ज और यहाँ लोन पेयर और आएगा माइनस चार्ज। तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ रह जाएगा CH2 CH3। देखिए कार्बोनियम आयन का निर्माण हुआ, कार्बोनियम आयन का निर्माण हुआ, लेकिन चूंकि ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन है तो ये 3 डिग्री कार्बोनियम आयन है। 3 डिग्री कार्बोनियम आयन स्टेबल होता है, इसलिए 3 डिग्री कार्बोनियम आयन आसानी से बनेगा और तब आयोडीन यहाँ पे अटैक कर देगा, I माइनस तब यहाँ पे अटैक करेगा। इसलिए अगर ईथर में एक तरफ का कार्बन का चेन अगर 3 डिग्री रहेगा और दूसरे तरफ का कार्बन का चेन अगर प्राइमरी और सेकेंडरी रहेगा तो हमको 3 डिग्री कार्बन के चेन का आयोडाइड बनाना है। फिर आगे यहाँ पे देखिए, इन द केस ऑफ अल्काइल एराइल ईथर, मतलब ईथर इस प्रकार से रहेगा, ये बेंजीन का रिंग है, यहाँ ऑक्सीजन है और मान लीजिए यहाँ CH3 है। देखिए ये अल्काइल ग्रुप है, ये एरोमेटिक रिंग है, एराइल ग्रुप है, ये ईथर। अगर इस प्रकार का ईथर रहेगा और इसको HI के साथ कराएंगे रिएक्शन तो हम लोग जानते हैं कि बेंजीन के रिंग से लगा हुआ ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता है, तो बॉन्ड हमेशा यही बॉन्ड टूटेगा। अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो इस प्रकार से टूट जाएगा, बेंजीन पर यहाँ पर रह जाएगा O और ये CH3, तो CH3 के पास आ जाएगा I और यहाँ पर आ जाएगा H। तो हमेशा मेरा फिनॉल का निर्माण होगा। अगर अल्काइल एराइल ईथर रहेगा, मतलब ईथर में अगर एक साइड कार्बन का चेन बेंजीन का रिंग रहेगा तो HI के साथ हिट करेंगे तो हमेशा हमारा क्या बन जाएगा, फिनॉल, है ना। In the case of alkyl aryl ether, the reaction with HI always gives phenol
एन अल्काइल आयोडाइड। लेकिन अगर बेंजाल ईथर रहेगा, बेंजाल ईथर का मतलब क्या हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग बेंजाल ग्रुप, है ना, बेंजीन का रिंग। और अगर यहाँ CH2 रहेगा, इसको कहा जाता है बेंजाल ग्रुप। मान लीजिए यहाँ O है और यहाँ पे लगा हुआ है CH3, चाहे 1-2 कार्बन कुछ भी चेन हो, तो यह एक ऐसा ईथर है जिसमें एक साइड बेंजाल लगा हुआ है। अगर बेंजाल ईथर रहेगा और इसको अगर हम लोग HI के साथ हीट करेंगे तो बॉन्ड हमेशा यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, है ना, क्योंकि ये यहाँ पे जो रिएक्शन है वो SN2 तरीके से नहीं बल्कि SN1 तरीके से होगा। वो इसलिए, है ना, वो इसलिए अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ देते हैं, अगर इस बॉन्ड को हम तोड़ देते हैं, यदि बॉन्ड को हम तोड़ दिए तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव, है ना। इसको बोलते हैं बेंजाइल कार्बोनियम आयन। ये 1 डिग्री कार्बोनियम आयन है, लेकिन ये स्टेबल होता है। बोलेगा सर आप बोलते हैं कि 1 डिग्री कार्बोनियम आयन होता है लेस स्टेबल, और यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये बेंजाइल कार्बोनियम आयन स्टेबल होगा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि बेंजाइल कार्बोनियम आयन का रेजोनेंस होगा। कैसे होगा रेजोनेंस? क्योंकि यहाँ देखिए बेंजीन का रिंग है ना, और यहाँ CH2 प्लस चार्ज। जब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेट करके रहेगा तो रेजोनेंस होगा। मतलब ये बॉन्ड को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आएगा, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ से खत्म हो जाएगा, बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। तो जो प्लस यहाँ पर था देखिए वो प्लस यहाँ पहुँच गया, फिर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस आएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल होगा और ये बॉन्ड यहाँ से टूट करके बॉन्ड यहाँ बना लेगा। देखिए प्लस यहाँ आ गया, फिर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस आएगा और ये बॉन्ड यहाँ से निकाल करके बॉन्ड यहाँ बना लेगा, ये प्लस माइनस कैंसिल, प्लस यहाँ पहुँच गया। फिर इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कराएंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, फिर प्लस जहाँ था वहीं पहुँच गया था। हम लोग क्या देखें यहाँ पर कि बेंजाइल कार्बोनियम आयन में रेजोनेंस के चलते जो प्लस चार्ज कार्बन के पास था वो प्लस यहाँ पर आया, फिर वो प्लस यहाँ पर आया, फिर वो प्लस यहाँ पर आया, फिर यहाँ पहुँच गया। तो प्लस चार्ज यहाँ पर डीलोकलाइज हो रहा है ना। तो जब भी प्लस या माइनस चार्ज का डीलोकलाइजेशन होगा, मतलब वो अपने स्थान से दूसरे स्थान जाएगा, फिर वापस अपने स्थान आएगा, तो हमेशा उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज करता है। यही वजह है कि अगर ईथर में एक तरफ का कार्बन का चेन अगर बेंजाइल रहेगा तो बॉन्ड हमेशा बेंजाइल की ओर टूटेगा, मैंने बेंजाइल कार्बोनियम आयन का निर्माण होगा और हमेशा बेंजाइल आयोडाइड का निर्माण होगा। जैसे कि लैंग्वेज यहाँ लिख दिए हैं, इन द केस ऑफ बेंजाइल ईथर द रिएक्शन विथ HI गिव्स बेंजाइल आयोडाइड बाय SN1 रिएक्शन, है ना, बेंजाइल की ओर बॉन्ड टूटेगा और बेंजाइल आयोडाइड का निर्माण हो रहा है। तो इस पढ़ाई का निष्कर्ष क्या निकला, है ना। तो सर लोग कन्फ्यूज कर रहे होंगे कि सर क्या क्या बता दिए। तो देखिए यहाँ पढ़ाई का निष्कर्ष क्या निकला, अगर CH3 CH2O CH3 इस प्रकार का ईथर रहेगा, है ना, और अगर इसको HI के साथ कराएंगे रिएक्शन तो छोटा वाला की ओर बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा। लेकिन अगर इस प्रकार का ईथर हो, एक तरफ बेंजीन का रिंग हो, है ना, और इसको HI के साथ कराएंगे रिएक्शन तो बेंजीन के रिंग के पास बॉन्ड नहीं टूटेगा, बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा। लेकिन अगर ईथर ऐसा हो कि एक तरफ का कार्बन का चेन 3 डिग्री हो, एक तरफ कार्बन का चेन क्या हो 3 डिग्री,